हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कहाँ कंप्लीट हुआ था? 2 बज गई, अपने 15 मिनट और खराब हुए। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया था ना। चलिए परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। नाइन क्वेश्चन लिखिए। 93.75%। क्वेश्चन लिखिए बच्चों। 93.75% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। 93.75% of radioactive substance decay in 32 minutes. Decay in 32 minutes. Calculate half-life. Calculate half-life. नहीं, 8 minutes. 8 minutes. कितने बच्चों का आंसर आ गया? देखिए 93.75। मैंने आपको कहा था अगर डायरेक्ट मेथड से चलना है तो आपको क्या करना है, हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग चलना है। आप बताइए 100% में से 93.75% क्या हो गया बच्चों? डीके। ठीक है, इतना परसेंट आपके हो गया है डीके। 93.75 डीके हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 6.25%। ये आपके पास बचा है। तो इतना बचने में आप देखिए, पहले मान लीजिए हमारे पास 100% था। ठीक है, 100% से अपन चलते हैं हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग, और जब तक चलना है जब तक 6.25 हमारे पास ना आ जाए। तो बताइए एक हाफ लाइफ में 50% हाफ हो गया, फिर 25%, फिर नेक्स्ट 12.5%, फिर 6.25%। पहुंच गए यहाँ तक? और मुझे बताइए यहां तक पहुंचने में आपके दे रखा है कितना टाइम? 32 मिनट्स। यहां से यहां तक आने में 32 मिनट्स लग रहे हैं, मतलब कितनी हाफ लाइफ? चार। चार हाफ लाइफ का टाइम अगर 32 मिनट्स है तो एक हाफ लाइफ कितनी है? 8 मिनट्स। समझ में आई बात? समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना इस पर बेस, जो भी पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा कि 96.875% of radioactive substance disintegrate in 30 minutes. हाफ लाइफ कितनी? कितना? 6 मिनट्स। देखो इतना अगर डीके हो गया तो बचा कितना? 3.125। 3.125 चलना है, कितनी हाफ लाइफ? 5 हाफ लाइफ हमारे पास लगेगी, यहां से यहां तक आने में 5 हाफ लाइफ। और 5 हाफ लाइफ का टाइम अगर 30 मिनट्स है तो एक हाफ लाइफ कितनी? 6। अगर मैं आपसे कहूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर 10 मिनट्स है, कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। तो बताइए 87.5% डीके होने में कितना टाइम? कितना? 30 मिनट्स। देखो इतना डीके हो गया, मतलब बचेगा कितना? 12.5। और 12.5 में कितनी? तीन। तीन हाफ लाइफ का टाइम लगेगा। एक हाफ लाइफ कितने की है? 10। तीन हाफ लाइफ में 30। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। वेरी गुड
बच्चों वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको हाफ लाइफ गिवन है बच्चों, TH बराबर लिख लो 25 मिनट्स। क्वेश्चन लिखिए TH बराबर 25 मिनट्स, then calculate time interval between 10% to 77.5% decay. 77.5% decay. 77.5% decay. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसका आंसर आ गया? जिसका आंसर आता जाए बताते जाए बच्चों। फिफ्टी मिनट्स। देखो बच्चों, और किसी का आंसर है? 50 मिनट्स। वेरी गुड। देखिए हमारे पास हाफ लाइफ दे रखी है 25 मिनट्स और T1 इंस्टेंट पर 10% हुआ है डीके। ध्यान से देखना इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आप एक काम करिए, रिमेनिंग बताइए। इस T1 इंस्टेंट पर ही कितना परसेंट बचा है? 90%। T1 पर 10% डीके हुआ तो T1 पर ही 90 बचा है। T2 पर 77.5 अगर डीके हो गया 100 में से तो बचेगा कितना? 22.5% हमारे पास बचेगा। अगर आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो देखो फॉर्मूले से कैसे होगा, फिर डायरेक्ट की बात करते हैं। देखो हमारे पास 90% बचा है T1 इंस्टेंट पर, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 90% बचा है मतलब 90/100। 90% डिवाइड बाय 100 बराबर 1/2 की पावर T/TH। T कितना? T1। TH 25, बाद में रख देंगे, TH ही रहने दो। दूसरी इक्वेशन बनाओ। 22.5% मतलब परसेंट हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 बराबर 1/2 की पावर T/TH। T2 टाइम पर ऐसा हुआ है और ये TH हमारे पास। आपको T2 माइनस T1 निकालना है टाइम इंटरवल, तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड लगाओगे T2 माइनस T1 निकालने के लिए तो ये 100 से 100 कैंसिल। 22.5 अपॉन 90, 22.5/90। आप देखिए 22.5 इंटू 2 कितना? 45 और 45 इंटू 2 90, मतलब ये कितना हो गया? 1/4। ये आपके पास हो जाएगा 1/4 मतलब 1/2 की पावर कितना? 2। और इधर डिवाइड लगाओगे तो आप देखिए T2/TH अपॉन 1/2 की पावर T1/TH। ठीक है, ऊपर ले जाइए। 1/2 की पावर T2 माइनस T1/TH कितना है? 25 मिनट्स बराबर 1/2 की पावर 2। बेस सेम तो पावर सेम करोगे तो आपके फाइनली आ जाएगा T2 माइनस T1/25 मिनट्स इज इक्वल टू कितना? 2। तो T2 माइनस T1 कितना? 50 मिनट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा।
पर ऐसे सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करिए, तुरंत आंसर आएगा। देखिए T1 इंस्टेंट पर वो कह रहा है 10% से 77.5% डीके तक पहुंच जाए अपन, इतना डीके हो जाए। तो T1 इंस्टेंट पर अगर 10% डीके हुआ है तो T1 पर ही कितना बचा है? 90। T2 पर अगर इतना डीके हुआ है तो T2 पर ही कितना बचा है? 22.5। तो यहां से यहाँ डीके का मतलब यहां से यहाँ बचने का, रिमेनिंग बचने का टाइम इंटरवल निकालना है। तो यहां से यहाँ बचने का मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम निकालना है बचने का, मेथड फर्स्ट। आप मुझे बताइए किसके अकॉर्डिंग चलोगे? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग चलिए, बताओ एक हाफ लाइफ में 90 से 45%, फिर नेक्स्ट में 22.5, कितना टाइम लगेगा? दो हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ का टाइम लगेगा। बताओ एक हाफ लाइफ कितने की है? 25 मिनट्स, तो दो हाफ लाइफ में 50 मिनट्स लगेगी। कुछ समझ में आई बात? अरे बोलो। देखिए कितना समझ में आया, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए जवाब देना फास्ट बिल्कुल, ठीक है। इधर देखिए बिना पेन उठाए क्वेश्चन है, हाफ लाइफ आपको गिवन है बच्चों 15 मिनट्स। आपसे कहा है 40% डीके से 85% डीके का टाइम इंटरवल होगा। कितना आ रहा है? 30 मिनट्स। समझ में आई बात? अरे T1 इंस्टेंट पर 40% बचेगा तो T1 पर कितना डीके? 60। इतना डीके तो 15। यहां से यहां चलिए, हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ में 30, फिर 15, कितनी? दो। दो हाफ लाइफ का टाइम लगेगा। एक हाफ लाइफ कितने की? 15, दो में 30। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जवाब दीजिए। बताइए टाइम इंटरवल आपको कैलकुलेट करना है बिटवीन, हाफ लाइफ आपके पास दे रखी है मान लो 10 मिनट, 1/5 से 4/5 डीके का टाइम इंटरवल, 1/5 से 4/5 डीके का टाइम इंटरवल। वेरी गुड। 1/5 डीके होगा तो कितना बचेगा? 4/5 रिमेनिंग बचेगा। 4/5 डीके होगा तो 1/5। हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग चलिए, एक हाफ लाइफ में हाफ करिए तो इसका 2/5, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ 1/5। कितनी हाफ लाइफ लगेगी? दो। एक का टाइम 10, दो का 20। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। डिवीजन के बाद ये देखो, ये डिवाइड किया था 22.5 डिवाइड बाय 90, ये 1/4 होता है, 1/4 को 1/2 की पावर लिख दिया 2। यहाँ डिवाइड कर दिया इन दोनों को, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। इसको ऊपर ले गए, 1/2 की पावर T2/TH, और माइनस हो जाएगा T1/C। बेस सेम तो पावर सेम कर दिया, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करते हैं परसेंटेज का, लिखिए। लिखिए a radioactive substance, a radioactive substance, a radioactive substance disintegrate, या डीके लिख लो, डीके 20% in 4 years. A radioactive substance decay 20% in 4 years. Then
हाउ मच फ्रैक्शन इन परसेंटेज a radioactive substance decay 20% in 4 years, then how much fraction in percentage will be decay in 12 years? क्वेश्चन ये है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हर 4 इयर्स में 20% डिके हो रहा है, तो 12 इयर्स में कितना परसेंट डिके हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट। फॉर्मूले से करोगे कैलकुलेशन होगी ज्यादा, बैटरी है डायरेक्ट सोल्व करिए। और किसी का आंसर है? वेरी गुड, 48.8। हर 4 इयर्स में 20% डिके हो रहा है, तो फर्स्ट 4 ईयर में पहले 20% डिके कर दीजिए, कितना परसेंट बचेगा? 80। फिर नेक्स्ट 4 ईयर में कितना परसेंट डिके? 20%। किसका 20? 80 का। इस तरह से चलिए, फर्स्ट 4 इयर्स में ध्यान से देख लेना बच्चों, कितना परसेंट डिके हुआ है? 20। एक तरफ मैं लिख देता हूं डीके और एक तरफ रिमेनिंग। बताइए 4 इयर्स में अगर 20% डीके हुआ तो कितना परसेंट बचेगा? 80। ये 80% बचा। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स में कितना परसेंट डीके होगा? 20%। किसका 20? 80 का। जो बचा हुआ है उसका ही डीके होगा। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो गया। और ये क्या हो गया? डीके। इसका 20% डीके हुआ है, इसका 20% अगर आप निकालोगे तो ये रहा, ये आया 16। तो 80% में से 20% डीके हुआ, मतलब 16% डीके हो गया। ठीक है, इसका 20% मतलब 16। अगर इसमें से डीके हो गया, ये गया, तो बचेगा कितना? दिस माइनस दिस, 64%। ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स में फिर कितना परसेंट डीके होगा? 20। किसका 20? 64 जो बचा हुआ है, इसका 20% डीके होगा। 64 का 20% निकालिए और ये आ जाएगा 12.8। ये आप देखिए 128 डिवाइड बाई 10, 12.8 डीके हो गया। 12.8% हो गया डीके। और इसमें से ये गया, डीके हो चुका है, तो बचेगा कितना? रिमेनिंग निकाल लो, कितना आ रहा है? 51.2% हमारे पास बचेगा। अगर फर्स्ट 4 इयर्स में इतना परसेंट डीके हुआ, नेक्स्ट 4 इयर्स में इतना परसेंट डीके हुआ, नेक्स्ट 4 इयर्स में इतना, तो 12 इयर्स में टोटल कितना डीके हुआ? क्या करोगे सबको? ऐड ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 48.8%। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, 4 इयर्स में बताइए, डीके आपको निकालना है, 100% था, 4 इयर्स में कितना परसेंट बचा है? अरे 12 इयर्स में, सॉरी, टोटल 12 इयर्स में कितना परसेंट बचा है? 51.2। तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डीके, डायरेक्ट आपके पास 48.8% हमारे पास आ जाएगा। अब मैं ये जो आपको टेबल समझाई है, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना इसका ना। बताइए, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर 1 ईयर में, इधर देखो बच्चों, हर 1 ईयर में अगर 20% डीके होता है तो बताइए 2 इयर्स में कितना डीके हो जाएगा? हर 1 ईयर में अगर 20% डीके होता है तो 2 इयर्स में कितना परसेंट डीके होगा? कितना आएगा? 36। फर्स्ट ईयर में 20%, फिर नेक्स्ट
1 ईयर में, फिर 16% डिके हुआ, टोटल कितना परसेंट, 36% हमारे पास डिके हो जाएगा। अच्छा बताइए, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हर 1 ईयर में अगर 20% डिके होता है, हर 1 ईयर में अगर 20% डिके होता है, तो बताइए इसकी हाफ लाइफ कितनी अप्रोक्स। हर 1 ईयर में अगर 20% डिके होता है तो हाफ लाइफ अप्रोक्स। वेरी गुड, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 ईयर्स अप्रोक्स आ रहा है बच्चों। आपको कुछ ऐसा सोचना है, हाफ लाइफ पर कितना परसेंट बचता है, 50%। तो 50% तक चलिए, 1 ईयर में इतना बचा, नेक्स्ट ईयर में इतना बचा, फिर नेक्स्ट 1 ईयर में इतना बचा, 3 ईयर्स में आपके पास 51.2 पर तो आ ही गए। समझ में आ रही बात? तो 3 ईयर्स में आपके 51.2 बचा है अप्रोक्स। आपको 50 तक पहुंचना था, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। वो समझ में आ रही बात? तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, अप्रोक्स 3 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करिए। तो ये तो अपन ने बात की परसेंटेज के, कुछ क्वेश्चंस करें। अब आते हैं अपन, एक पैटर्न और पूछा जाता है एग्जाम में आपके, और 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे कैसे अटेम्प्ट करें। देखो, लिखिए क्वेश्चन। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, a radioactive substance capital X, a radioactive substance capital X converts into a radioactive substance capital X converts into a stable element Y. A radioactive substance capital X converts into a stable element Y with half life 25 years, with half life 25 years. Initially, sample contain initially sample contain only X nuclei. Initially sample contain only X nuclei. इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली मतलब t बराबर 0, केवल किसके न्यूक्लियाई है, x, y के कितने 0, ये कहना चाहती है लाइक। एट व्हाट टाइम, at what time the ratio of, at what time the ratio of remaining nuclei, at what time the ratio of remaining nuclei of both substance, remaining nuclei of both substance becomes 1/63, 150, correct.
हाँ बच्चों, कितने बच्चों का आंसर आ गया? बाकी करिए सोल्व। 150 ईयर्स। और आया किसी का आंसर? वन फिफ्टी करेक्ट। देखो एग्जाम में आपके कितना सा चेंज करेगा, इधर देखिए। पैटर्न वही रहेगा, लैंग्वेज वही रहेगी। आपसे कहेगा हाफ लाइफ दे रखी है 25 ईयर्स, हाफ लाइफ चेंज कर सकता है, या फिर ये जो आपके रेशो दिया गया है बच्चों कि n1/n2 की वैल्यू, रिमेनिंग का रेशो 1/63 रह जाए, ये रेशो चेंज कर सकता है आपके। यहाँ कितना चेंज कर सकता है? या तो यहाँ पर 1/3, 1/7, 1/15, 1/31, 1/63, 1/127, या फिर 1/255, या फिर 1/511, या फिर 1023। इतना सा आपके चेंज करेगा, या फिर हाफ लाइफ चेंज कर सकता है आपके। लैंग्वेज वही रहेगी कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी स्टेबल है, और ए के न्यूक्लियाई थे इनिशियली। ये फिक्स लैंग्वेज रहेगी। तो आप अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, फॉर्मूले से भी आप देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। इनिशियल एन नोड न्यूक्लियाई थे, वाई के कितने? 0। ये इसी में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियली 0 थे, तो जो भी ये डीके होगा वही वाई बनेगा। ठीक है। इसके मान लो n1 बराबर n न्यूक्लियाई हमारे पास बचे, तो n2 कितना बनेगा? n0 - n। सीधी सी बात है, अगर इसके 5 न्यूक्लियाई थे, इसके 3 रह गए, तो कितना डीके हुआ? 2। वही y बनेगा, क्योंकि इनिशियल में y कितना है? 0। 5 - 3 मतलब n0 - n, ये y बनेगा। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, x y में कन्वर्ट हो रहा है, y इनिशियली 0 था, n0 न्यूक्लियाई है, इसके n0 मान लो टोटल nx + ny, nx बचे और ny आपके पास डीके हो गया। आपको कहा गया है कि nx और ny इनके रिमेनिंग का रेशियो कितना है? 1/63। तो बताओ ny बराबर कितना? 63 nx, ये हमारे पास होगा। ठीक है। अब देखिए, इसकी हाफ लाइफ, आपको x की हाफ लाइफ कितनी है? 25 मिनट्स या ईयर्स जो भी है। n/n0 x के लिए अप्लाई करूंगा। n रिमेनिंग कितना? nx अपॉन n0 कितना? nx + ny को कितना लिख दूं? 63 nx बराबर 1/2 t पता नहीं है, th है 25x का। सॉल्व करोगे तो 1/64 बन गया, आपका काम हो जाएगा। 1/64 मतलब 1/2 6 बराबर t/25, और t आ जाएगा 150। या फिर दूसरा तरीका ये था कि n0 n1 n है, n2/n1 अगर आप देखोगे, n2/n1, तो ये हो गया n0 - n बाय, मतलब आपके पास एन नोट जो था 64, nx + 63 nx मतलब कितना हो गया? 64। ठीक है ना। तो हमारे पास अगर बात करें n2/n1 डिवाइड करोगे, तो ये हो गया n0/n -1, और n2/n1 कितना है यहाँ से? 63। अरे n2/n1 कितना है? 63।
तो एन नोट बाय एन कितना हो गया 64, मतलब एन बाय एन नोट कितना आ गया 1/64। और हम जानते हैं एन बाय एन नोट को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर टी बाय टी एच, टी बाय टी एच, टी एच कितना है 25, ये 1/2 की पावर 6, बेस सेम तो पावर सेम, मतलब t बाय 25 इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 150 ईयर्स। एक मेथड तो ये, या फिर आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो अगर फॉर्मूले से करो। अब देखिए सेकंड मेथड जिससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, पेन के हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ लो बस। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 3-4 तो आपकी एक्सरसाइज में ही दे रखे हैं और एक आपके इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। सब क्वेश्चंस इनमें से कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, तो कैसे सॉल्व करें देखो। मेथड सेकंड, x कन्वर्ट हो रहा है बच्चों y में, इनिशियली y के 0 थे, इसके n नोट थे। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट चलोगे तो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों, आपको हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग चलिए। बताओ एक हाफ लाइफ में अमाउंट हाफ, हाफ कर दो n नोट बाय 2। अच्छा n नोट में से n नोट बाय 2 बचा तो डीके कितना n नोट बाय 2, क्योंकि 50% बचता है और 50% डीके होता है हाफ लाइफ पर। नेक्स्ट हाफ लाइफ पर क्या हो जाएगा n नोट बाय 4, आधा हो गया इसका, आधा करते जाना। अच्छा n नोट में से n नोट बाय 4 बचा है, कितना डीके हुआ होगा 3 एन नॉट बाय 4, ये डीके हुआ होगा। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ पर अमाउंट आधा करो तो एन नॉट बाय 8, ये आधा कर दी। बताइए एन नॉट इनिशियल था, एन नॉट बाय 8 बचा है, दिस माइनस दिस, ये डीके हो गया 7 एन नॉट बाय 8। आप तब तक चलिए जब इनका रिमेनिंग का रेशो 1/63 ना आ जाए। बताइए नेक्स्ट हाफ लाइफ एन नॉट बाय 16, तो बताइए एन नोट में से एन नोट बाय 16 बचा है तो 15 एन नोट बाय 16 डीके हो गया। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ पर एन नोट बाय 32, एन नोट में से एन नोट बाय 32 अगर बचेगा तो डीके कितना 31 एन नोट बाय 32। अच्छा बताइए फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ पर एन नोट हाफ कर दो इसका एन नोट बाय 64, एन नोट में से एन नोट बाय 64 बचा है तो डीके कितना 63 एन नोट बाय 64, ये आपके पास आ गया। आपको हाफ लाइफ कितनी दे रखी है बच्चों 25 मिनट्स, ये हाफ लाइफ है ईयर्स। टाइम आपको कैलकुलेट करना है कब, जब n1 अपॉन n2 का रेशियो कितना हो जाए 1/63। चेक करिए n1 और n2 का रेशियो यहां पर, दिस अपॉन दिस, n नोट बाय 64 से n नोट बाय 64 कैंसिल, कितना आ गया 1/63 आ गया। बताइए यहां तक आने में कितनी हाफ लाइफ 6, तो बताइए एक हाफ लाइफ कितने की है 25, तो 6 हाफ लाइफ में कितना लगेगा 6 इंटू 25, समझ में आ गई। अब देखिए इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए देखो फास्ट कैसे सॉल्व करोगे आप, मेरी बात ढंग से सुनना, पेन के हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतना सा ध्यान रखना कि आपको अगर बोले 1/7 तो 1/8 मान लेना, कितना मान लेना 1/8, जो 1/2 की पावर की टर्म्स में सोच सको आप। 1/8 में आप जानते हो कितनी हाफ ले 3, 1/15 बोले तो 1/16, 1/63 तो 1/64, समझ में आ गया, जो 1/2 की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन कितना फास्ट सोल्व होगा। मैं आपसे कहता हूं जैसे किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ है 15 मिनट्स, ठीक है, तो बताइए सेम लैंग्वेज रहेगी कि एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो वाई स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियली एक्स के न्यूक्लियाई थे वाई के 0, एट व्हाट टाइम, आपसे टाइम पूछ रहा है, the ratio of remaining active nuclei becomes 1/31, कितना 75, अरे 1/31 मतलब 1/32, 1/32 में 5, एक हाफ लाइफ 15, 5 में 75, समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं 1/31 की जगह 1/3 कर दूं तो आंसर 30, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 15 कर दूंगा तो आंसर 60, समझ में आ गया। तो आपके कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना 1/7 बोले तो 1/8, 1/15 बोले तो 1/16, 1/16 में कितनी हाफ लाइफ 4, एक हाफ लाइफ अगर 15 की है तो 4 हाफ लाइफ का टाइम 60, नोट करिए। मीन लाइफ बता दी थी क्या बच्चों, मैंने मीन लाइफ नहीं बताई।
हाफ लाइफ हो गई थी, मीन लाइफ और एक टर्म और पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, क्या कर रहे हो ये? उस बच्चे के खोपड़े पे पेन रख रहा है वो वाला। अरे समझा, समझ में आ रहा है कुछ आप लोग? अब आते हैं अपन नेक्स्ट। डाउट डिस्कशन भी करना है ना आज तो। नेक्स्ट हम हमारे पास है मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ। और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों कैपिटल टी स्मॉल ए से। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। और एक टर्म पढ़ते हैं एक्टिविटी, दोनों पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। एक्टिविटी में बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मीन और एवरेज लाइफ की बात करें, ट्वेल्थ क्लास में एक डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा और उसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास जो टी आता है लेमडा की टर्म्स में कितना होता है? टी ए बराबर 1/λ। ये कहीं पढ़ा होगा आपने, पूरा ड्राइव करने के बाद आता था। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कैसे आता है, काम तो कहीं नहीं आएगा तो आप बाहर पूछ सकते हो, बिल्कुल कहीं काम नहीं आएगा ये। बताना है क्या अभी? फिर भी अगर किसी को जानना है कि सर आप तो अभी बताओ, तो मैं बता दूंगा। पर ट्वेल्थ में डेरिवेशन कराया जाता है, कोई मतलब नहीं है। एक डेरिवेशन होता है जिसमें बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए, हाफ लाइफ पर कितना परसेंट बचता है? 50%। और कितना परसेंट डी के होता है? 50%। तो मीन लाइफ पर कितना परसेंट अमाउंट बचता है? मीन लाइफ एक ऐसा टाइम है, इसको डिफाइन किया है सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, करते हैं डिवाइड। सबके टाइम का सम निकाल के और उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया एन नोट का डिवाइड लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं जीरो से इनफाइनाइट तक, तो आपके पास टी आ जाता था 1/λ। काम ये आएगा, आपको ये पता होना चाहिए मीन लाइफ जो होती है हमारे पास 1/λ टी ए बराबर होता है। अब इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास टी बराबर 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं एन बराबर एन नोट। तो हम चेक करते हैं टी बराबर टी ए पर एन कितना। तो एन बराबर एन नोट हम जानते हैं ई की पावर माइनस लेमडा टी। टी बराबर कितना रखूं? टी ए। और टी ए बराबर क्या होता है? 1/λ। लेमडा से लेमडा कैंसिल। तो बताइए कितना बचा? एन बराबर एन नॉट बाय ई। ये ध्यान रखना 1/e हमारे पास सरवाइव कर सकता है आगे, मतलब आगे जो रिमेनिंग बचा है वही सरवाइव करेगा। तो 1/e इनिशियल का वो हमारे पास रिमेनिंग बचता है मीन लाइफ पर। ध्यान रखना कितना बचता है? 1/e। और 1/e की वैल्यू आप सब जानते हो, अप्रोक्स 0.37, क्योंकि ई होता है 2.71, तो 1/e हमारे पास होगा 0.37। 1/e रखोगे 0.37, तो फाइनली एन आ जाएगा 0.37 एन नोट। ये तो रिमेनिंग बचा। क्या डीके बता सकते हो? एन डेज कैसे निकालते हैं? एन नोट माइनस एन। अच्छा एन नोट माइनस एन, माइनस कर दो ये टर्म। तो आप बताइए ये माइनस करोगे तो कितना हो गया? एन नोट माइनस 0.37 एन नोट कितना? 0.63 एन नोट। 0.63 एन नोट ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों डी के।
अगर मैं आपसे कहूं कि मीन लाइफ पर अगर मीन लाइफ पर बात करें टी बराबर टी ए पर, बताइए बच्चों कितना परसेंट, परसेंट में पूछ रहा हूं, कितना परसेंट रिमेनिंग बचेगा? परसेंट में कन्वर्ट करना, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट? 37% इनिशियल वैल्यू का बचता है और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट बराबर होती है एन नॉट बाय 3 के। मतलब 1/3 की वैल्यू और 0.37, 37% मतलब 0.37 अप्रोक्स सेम होते हैं। और कितना परसेंट डीके होता है? 63%। 63% अप्रोक्स डीके होता है और ये वैल्यू अप्रोक्स 2 एन नॉट बाय 3 के बराबर होती है। मतलब 2/3 की वैल्यू और 0.63 अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होते। तो ध्यान रखना, हाफ लाइफ पर कितना परसेंट बचता है? 50%। और कितना परसेंट डीके? 50। मीन लाइफ पर कितना परसेंट डीके? 63। और बचता कितना है? कौन सा टाइम ज्यादा है, हाफ लाइफ या मीन लाइफ? क्योंकि मीन लाइफ पर कम अमाउंट बचा है, मीन लाइफ में 37 ही बच रहा है, वहां 50 बचता था। कम बचा है मतलब ज्यादा डीके हुआ है, कम बचा है तो टाइम ज्यादा लगा हुआ। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, हम जानते हैं टी ए बराबर 1/λ, और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? 0.693 बाय टी एच। 1 में अगर 0.693 का डिवाइड लगाओगे ये आएगा 1.44 टी एच। ये आ गया टी ए बराबर 1.44 टी एच। टी ए और टी एच में रिलेशन आ गया। कभी भी आपको हाफ लाइफ गिवन हो, मीन लाइफ डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियरली दिख रहा है हाफ लाइफ और मीन लाइफ में कौन ज्यादा, टी ए या टी एच? टी ए। तो ध्यान रखना टी ए इज ग्रेटर देन टी एच। ये तो हमने बात की इसकी। अब देखिए एक ग्राफ हमारे पास है, एन और एन डैश का टी के साथ ग्राफ। बताइए टी बराबर 0 अगर मैं यहाँ रखूं, टी बराबर 0, एन कितना मानते हो टी बराबर 0 पर? एन बराबर एन नॉट। ये मान लीजिए एन नॉट न्यूक्लियाई थे इनिशियल में इतने, ठीक है। जैसे से टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्स के न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे। पर ये जो कम होते हैं वो किस तरह से? एक्सपोनेंशियल तरीके से। क्या ये इसको कभी टच कर पाएगा? क्यों? क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो क्यों कन्वर्ट हो रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, जीरो होने के लिए नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ तो अगर ये आपके पास इसको टच कर दिया था तो न्यूक्लियस जीरो हो जाते हैं। स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं इसके न्यूक्लियस फिक्स हो जाएंगे कि मान लो एन नोट थे और अब कुछ आपके पास बचे, एन नोट में से आपके पास कुछ बचेंगे, इतने बचे रह गए, वो स्टेबल हो गए, आप डीके नहीं होंगे उसके न्यूक्लियस। तो हमारे पास ये इनफाइनाइट पे जाके टच होता है, मतलब कभी कभी भी कंप्लीट डीके नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये तो है रिमेनिंग न्यूक्लियस का ग्राफ। n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लिमिट, एक्सपोनेंशियल तरीके से डिक्रीज होते जा रहे हैं रिमेनिंग। एक डीके की इक्वेशन भी मैंने आपको बताई थी अगर याद हो, एन डैश बराबर एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। कुछ याद आ रहा है? बताइए बच्चों टी बराबर अगर 0 पर देखूं डीके, टी बराबर 0 पर, तो टी बराबर 0 ई की पावर 0, यस सर नहीं, कितना? 1। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1 और 1 माइनस 1 0। 0 डीके हुआ, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा था, टी बराबर 0 पर वाई 0 बना, डीके नहीं हुआ। जैसे से टाइम बढ़ेगा एक्स वाई में कन्वर्ट होगा, एक्स के न्यूक्लियर कम और वाई के बढ़ेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्या ये इसको कभी टच करेगा? क्यों? जब कभी ये कंप्लीट डीके नहीं हो सकता, एन नॉट 0 नहीं हो सकता, तो क्या ये कभी एन नॉट बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसके न्यूक्लियाई आपके पास फिक्स हो जाएंगे। एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है दोनों का, जिस पर जितना अमाउंट बचा है उतना ही डीके हुआ है। कौन सा टाइम होता है? हाफ लाइफ। देखो जितना, ये तो डीके की इक्वेशन है, जितना बचा है उतना ही डीके हुआ है आपके पास इस पॉइंट पर, दोनों बराबर है। और वो होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पर इनिशियल का 0.5 एन नोट, ये आपके पास बचेगा 0.5 हो जाता है हाफ लाइफ पर एन नोट बाई 2। और एक टाइम आपके पास ऐसा दिख रहा है टी बराबर टी है। आप देख सकते हो मीन लाइफ पर कितना बचता है एन नोट का? 0.37। कितना बचता है? 0.37 एन नोट। और इसी टाइम पर ये डीके का ग्राफ है,
कितना डीके 0.63 NO। अरे कुछ समझ में आई बात, नोट करिए। थोड़ा स्पीड से नोट करना बच्चों। क्या बेटा, देखो t बराबर 0 रखोगे, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, और 1 माइनस 1 0, मतलब एन डेज कितना हुआ 0, 0 डीके हुआ। t बराबर 0 पर ये 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे ये कन्वर्ट होगा वैसे वैसे बढ़ेगा। क्यों, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्स के न्यूक्लियाई तो कम होते जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल, तो ये 1 माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स से बढ़ता जाएगा। तो आपके पास देखिए जैसे जैसे एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है एक्स के न्यूक्लियाई कम वाई के बढ़ते जाएंगे। और ये इसको टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी ये जो एन नोट था ये जीरो तो नहीं हो रहा ना, इसको टच करता तब जीरो होता, जीरो नहीं हो रहा कहीं। क्यों, क्योंकि एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए, कहीं ना कहीं इसके न्यूक्लियाई जाके स्टेबल हो गए फिक्स, इसके न्यूक्लियाई रिमेनिंग जो बचे वो कांस्टेंट हो गए। नहीं समझ में आई बंद, क्यों स्टेबिलिटी के लिए तो हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके स्टेबल नहीं होंगे इसके न्यूक्लियाई। मान लो आपके पास इनिशियल में 2 × 10⁻10 न्यूक्लियाई थे, मान लो बचे 0.5 × 10⁻10, अब स्टेबल हो गया, अब डीके नहीं होंगे इसके न्यूक्लियाई, इतने रहेंगे फिक्स हो गए इतने, ये कांस्टेंट हो गए। क्यों, क्योंकि एक्स वाई में कन्वर्ट क्यों हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए, तो एक्स कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होगा ना। मान लो इतने न्यूक्लियाई रह गए, अब स्टेबल हो गया, अब क्या डीके होगा ये स्टेबल। अच्छा बच्चों बताओ, अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है तो उसका डीके कांस्टेंट कितना, 0, क्योंकि स्टेबल है तो डीके नहीं होगा, नहीं होगा तो डीके कांस्टेंट 0, हाफ लाइफ इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पे जाके आपके पास डीके होगा। ठीक है, और अगर ये कभी 0 तो नहीं हुआ ना, तो ये कभी कंप्लीट बनेगा भी नहीं, क्योंकि अगर एन नोट पूरा डीके हो जाता तो वाई पूरा बन सकता था। समझ में आ गई बात। थोड़ा स्पीड से नोट करें बच्चों। यहाँ तक तो हो गया।
हो गया बच्चों ग्राफ कंप्लीट। अब ध्यान से समझना एक्टिविटी, इस पर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना। जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ अगर क्वेश्चन आसानी से सोल्व करने हैं तो जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। एक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो आर से या फिर ए से। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्टिविटी को आर से। और एक्टिविटी जो हमारे पास होती है वो हम पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। रिप्रेजेंट नहीं किया था, अब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से। एक्चुअली जो हमारे पास डीके रेट होती है उस डीके रेट को ही नाम दिया है बच्चों एक्टिविटी। और डीके रेट मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड सोडिलम में बताया था माइनस डीएन बाय डी। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको डीएन बाय डी का मतलब भी बताया था, प्लस डीएन बाय डी का मतलब भी बताया था 100 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके, और माइनस डीएन बाय डी का मतलब भी बताया था, प्रोपोर्शनल टू एन। कुछ याद आ रहा है कि जो डीके रेट हमारे पास होती है, इसको नाम भी दिया था मैंने, लिखा था इसके साथ डीके रेट, लिखा था ना। मैंने आपको बताया था कि डीके रेट जो होती है उसी इंस्टेंट पर बचे हुए न्यूक्लियाई पर डिपेंड करती है, ये आपको बताया था, बस रिप्रेजेंट नहीं किया था कि इस डीके रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस डीके रेट को किससे रिप्रेजेंट, आर। तो आर डिफाइन किया है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकेंड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डीके पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स डीके पर सेकेंड। हाफ के पर सेकंड जो भी डीके हो रहे हैं वो उसकी डीके रेट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये पर सेकंड 100 अल्फा पार्टिकल्स डीके कर रहा है। पर सेकंड कितने अल्फा, 100। ये क्या दे रखा है इसकी डीके रेट, इस रेट से डीके हो रहा है कि पर सेकंड 100 अल्फा पार्टिकल्स इमिट करेगा। तो हमारे पास अगर बात करें पर सेकंड जो भी डीके हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डीके पर सेकंड बोले आपसे कह देगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डीके पर सेकंड, मतलब क्या निकालना है उसकी डीके रेट। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डीके पर सेकंड, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स डीके पर सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके पर सेकंड जो भी डीके हो रहा है वो उसकी डीके रेट को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपको बताया था माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन और इज इक्वल टू एन लेमडा। कुछ याद आ रहा है, एन लेमडा। तो मैं यहां से फाइनली लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू एन लेमडा, आर बराबर एन लेमडा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। लेमडा डी के कांस्टेंट है, तो आप बताइए जो रिलेशन आप एन के लिए यूज लेते हो वो भी वही आर के लिए भी यूज ले सकते हो। मतलब आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, या आर बराबर आर नॉट 1/2 की पावर टी बाय टी एच। जो रिलेशन आपने आर के लिए वही एन के लिए यूज ले सकते हो। अच्छा देखिए, अब हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी डिफाइन कर रहा हूं। इनिशियल एक्टिविटी टी बराबर 0 पर इनिशियल एक्टिविटी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर इज इक्वल टू आर नोट। ध्यान रखना आर नोट को नाम दिया है मैंने इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी। अब देखिए हम जानते हैं कोई भी क्वेश्चन आए आपका एक्टिविटी का सबसे पहले आपको अप्लाई करना है बच्चों आर इज इक्वल टू एन लेमडा। ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आए एक्टिविटी का क्या अप्लाई करोगे, आर बराबर एन लेमडा। ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको, सबसे पहले आर बराबर एन लेमडा अप्लाई करें ताकि आप कुछ ना कुछ सोच पाए कि कैसे अटेम्प्ट करना है ये। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है वो आपको क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा जब आर नोट की बात की जाएगी तब। अदरवाइज आर बराबर एन लेमडा। आप देखिए हम जानते हैं आर इज इक्वल टू एन लेमडा, एन को लिख सकता हूं एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये तो हो गया एन इंटू लेमडा, आर बराबर एन इंटू लेमडा। टी बराबर 0 पर इनिशियल एक्टिविटी कितनी, आर बराबर आर नोट, टी बराबर 0 पुट करो, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, और आर बराबर कितना आर नोट। तो बताओ आर नोट बराबर कितना एन नोट लेमडा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस में काम में आएगा कहीं ना कहीं। लेमडा डी के कांस्टेंट है, आर नोट एन नोट के प्रोपोर्शनल हो सकता है, ध्यान रखना बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की यूनिट डिफरेंट है। ये तो है इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई, यह है इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियर डीके पर सेकंड, ठीक है ना, डीके रेट है इनिशियल डीके रेट। सर कहाँ काम आ सकता है आपके, देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एससीबी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर,
आपके दिया हुआ है इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी मतलब किसकी वैल्यू, आर नॉट। ये आपको दी गई है 1 माइक्रो क्यूरी। हाफ लाइफ दे रखी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की 10 आवर्स। कितनी दे रखी है, 10 आवर्स। और आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इन 10th आवर। 10th आवर में आपसे कहा है कि नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई कैलकुलेट करिए। क्या करोगे आप लोग? हाफ लाइफ पता है, ठीक है, आर नॉट पता है, तो सबसे पहले इस रिलेशन को यूज लेके क्या निकाल सकते हो, एन नॉट। खोपड़ा खराब है क्या, लेमडा तो इससे आ जाएगा। इन दोनों को यूज लेके क्या निकाल लेंगे, एन नॉट, इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, कैसे निकालोगे, आर नॉट इज इक्वल टू एन नॉट इंटू लेमडा। इसको लिख देना 0.693 अपॉन टी एच। टी एच आपके पास है, यूनिट का ध्यान रखें, टी एच अभी मैं बता दूंगा, सेकंड में रखते हो। आर नॉट इनिशियल एक्टिविटी है, इनिशियल डीके रेट वो आपके पास गिवन है क्यूरी में, उसको डीके पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी बात कर लेंगे। आर नॉट निकाल लेंगे कुल मिला के। एन नॉट, एन नॉट आ गया मान लीजिए, ये दोनों हमें पता है, मान लो एन नॉट आ गया। अब क्या करोगे, 10th आवर में डीके न्यूक्लियर निकालने, कोई भी कुछ आइडिया? 10th आवर में न्यूक्लियर कैसे निकालोगे डीके? हाँ बेटा बोलो। तो 10th आवर में कैसे निकालोगे? हाँ फिर क्या करोगे, 10th आवर में? हाँ, ये वाला कह रहा है कि 9th आवर में निकाल लीजिए न्यूक्लियर और 10th आवर में निकाल लो। फिर क्या करो, माइनस, किस में से किसको, 10 में से 9 या 9 में से 10? ध्यान रखना 9 में से 10 को माइनस। 9 आवर पे न्यूक्लियर ज्यादा होंगे, टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? देखो, अब 9th आवर पे न्यूक्लियर कैसे निकालोगे, टी बराबर 9 आवर्स पे, मान लो N9 है, इस पर निकालते हैं न्यूक्लियर। ध्यान से देखना, 9 आवर पे न्यूक्लियर N9 इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर टी बाई टी एच। टी है और टी एच मान लीजिए, ठीक है, टी एच आपको दे रखा है और रख देंगे। 10th आवर पे न्यूक्लियर निकाल लीजिए N10, एन नॉट 1/2 की पावर टी बाई टी एच। 10th आवर पे तो वैसे हाफ लाइफ पे ही पूछ रहा है, हाफ लाइफ फॉर अमाउंट N0/2 रह जाएंगी, टी बाई टी एच, N0/2। एन नॉट आपको पता ही है 1/2 की, टी एच आपको पता है, 9th आवर पे न्यूक्लियर आ जाएंगे, 10th आवर पे आ जाएंगे। एन डेज कैसे निकालोगे, 9 आवर में से किसको सब्ट्रैक्ट, 10, और ये आपके पास आ जाएंगे 10th आवर में डीकेड न्यूक्लियर। आपने काइनेमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, ठीक है ना। तो 10th आवर में आपको न्यूक्लियर कैलकुलेट करने हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी पे जो और क्वेश्चंस बनते हैं उसकी भी बात करते हैं, अभी क्वेश्चंस तो भी करा देंगे, पहले देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ एम ग्राम मास। बच्चों एम ग्राम मास की एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में इलिस्ट्रेशन में बिगनर बॉक्स में हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, और एनसीईआरटी में भी आपके 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्टिविटी एम ग्राम मास की। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं यूरेनियम है हमारे पास, मान लो 92 to 35, आपसे कहेगा कि अगर इसकी हाफ लाइफ मान लो 5 ईयर्स है, कितने ईयर्स, 5 ईयर्स, तो इसके 5 ग्राम अमाउंट की एक्टिविटी कैलकुलेट करिए। क्या करोगे आप लोग सबसे पहले, सबसे पहले क्या लगाओगे, आर बराबर एन लेमडा। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे, आर इज इक्वल टू एन लेमडा। क्या आपके पास हाफ लाइफ है या नहीं, तो क्या लेमडा आएगा नहीं आएगा, बस एन निकालना उस 5 ग्राम में, और वो हमें कैलकुलेट करना आता है, मोल्स के अकॉर्डिंग आता है ना। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है मास अपॉन मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। या आप ऐसा देख सकते हो किसी भी एटम के जो ग्राम्स होते हैं, जैसे कितने ग्राम है यहाँ 235, 235 ग्राम में
नंबर ऑफ एटम्स कितने, Na 1 मोल होंगे Na, तो 1 ग्राम में कितने, Na बाय 235। तो बताइए m ग्राम में कितने, Na बाय 235 इंटू m, ये n की वैल्यू आ गई। और अगर n आ गया तो दिस इंटू, माइनस का है खोपड़ा खराब है, दिस इंटू दिस बराबर दिस। समझ में आई बात? तो आपको n निकालना है। किसी के भी लिए बोले, जैसे कार्बन 614 की बात करें, किसी भी एटम के जो ग्राम्स होते हैं, कितने ग्राम, 14 ग्राम, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स Na 1 मोल। तो बताइए 1 ग्राम में कितने, Na बाय 14, और m ग्राम में इंटू m। ये समझ में आई बात? ये n निकाल लोगे आप। तो आप बताइए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट mw, इसको मैं लिख देता हूं mw। तो बताइए जनरल रिलेशन निकालते हैं, mw ग्राम में नंबर ऑफ एटम Na, क्या बोला, mw ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने, Na। तो बताइए 1 ग्राम में कितने, Na बाय mw। तो m ग्राम में कितने, Na बाय mw इंटू m, ये किसकी वैल्यू आ गई, n। और अगर n आ गया तो r बराबर n लैम्डा, r इज इक्वल टू n लैम्डा, n की जगह Na बाय mw इंटू m, ये तो हो गया n इंटू लैम्डा। लैम्डा को क्या लिख दूं, 0.693 बाय th। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बोलिए r बराबर कितना होता है, Na बाय mw इंटू m इंटू 0.693 बाय th। अब देखिए, बस अब तो वैल्यू पुट करनी रह गई आपको, बस यूनिट का ध्यान रखें। m किस में, ग्राम में, m ग्राम में निकाला है आपने ना, और th किस में रखोगे, सेकंड। ये आपके पास रहेगा सेकंड में, क्योंकि आपकी एक्टिविटी डिफाइन हुई है नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके पर सेकंड। अब देखिए, आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के 2 पार्ट कर दूं, 2 टुकड़े, तो बताइए इसकी हाफ लाइफ आधी होगी नहीं होगी, होगी क्या? यूरेनियम है, 1 टुकड़ा करो या 2 टुकड़े या 1000 टुकड़े, वो यूरेनियम का यूरेनियम ही रहेगा, उसकी हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। अच्छा Na चेंज होगा, पोपड़ा खराब है, जो हाफ लाइफ भी Na चेंज नहीं होगा। Mw होगा क्या, ये M, और M चेंज होगा तो R भी चेंज होगा। तो R और M दोनों क्या है, वेरिएबल। बोलो कांस्टेंट वेरिएबल। R और M क्या है, दोनों वेरिएबल। R इज प्रोपोर्शनल टू M, और यहां आपने पढ़ा था R इज प्रोपोर्शनल टू N। R M के प्रोपोर्शनल, R N के प्रोपोर्शनल, तो मैं लिख सकता हूं N इज प्रोपोर्शनल टू M। एम्स में ग्राफ पूछा था, N और M के बीच में कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास, जो रिलेशन N के लिए वही M के लिए, मतलब M इज इक्वल टू M नॉट E की पावर माइनस लेमडा टी, या M बराबर M नॉट 1/2 की पावर T बाय TH, वही रिलेशन। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपके पास वैसे जनरली किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो होती है वो जनरली ईयर्स में दी जाती है। आपको यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेकंड में, क्योंकि सेकंड में रखना है। तो ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ऐसा ही कुछ करते हो, पर मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो डायरेक्ट ध्यान रखें, 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं अप्रोक्स, 3.16 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 5 ईयर्स में अप्रोक्स कितने सेकंड, 5 ईयर, 15 इंटू 10 की पावर 7। समझ में आ रही बात? अच्छा देखिए, अब ये बताइए, तो ये सब आपके काम आएगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में अप्लाई करना, ध्यान रखना। अब ये देखिए, हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी डिफाइन की है, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम मास। इधर देखिए बच्चों, मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है एक्टिविटी पर ग्राम,
यहाँ अगर कभी कभी भी आपसे पूछे एक्टिविटी की जगह कैलकुलेट स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो आप क्या करना, m बराबर 1 ग्राम रख देना और r/m निकाल लेना, एक्टिविटी पर ग्राम, वो कहलाती है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक इसलिए होती है क्योंकि उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ फिक्स होगी, Na फिक्स, Mw फिक्स, ये फिक्स, तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, फिक्स। स्पेसिफिक एक्टिविटी फिक्स होती है उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। और क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट्स की, तो यूनिट का ध्यान रखें। बताइए, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, बैकरेल। तो इसने अपने नाम से यूनिट दी कि 1 बैकरेल इज इक्वल टू 1 डीके/सेकंड या 1 डिसइंटीग्रेशन/सेकंड। रेडियम का पता लगाया, क्यूरी, इसने अपने नाम से यूनिट दी 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितने डीके/सेकंड, तुम बताओ। हाँ तुम बताओ, 1 क्यूरी में कितने डीके/सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, 3.7 इंटू 10 की पावर 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीके/सेकंड या डिसइंटीग्रेशन/सेकंड। और आप जो लो पढ़ रहे हो, ये -gn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n या इज इक्वल टू n लैम्डा, ये किसने दिया था, रदरफोर्ड। तो बताओ एक रदरफोर्ड में कितने डीके/सेकंड। हो सकता है क्वेश्चन में एक रदरफोर्ड बराबर 4 ऑप्शन दे देगा, 10 की पावर 10, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 10 डीके/सेकंड। बच्चों कॉमेडी नहीं, 10 की पावर 6 डीके/सेकंड। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज ये ध्यान रखें कि एक्टिविटी आर, अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट काउंट रेट, तो भी आपको एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। काउंट रेट होती है, गीगर मुलर काउंटर होता है जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को या बीटा पार्टिकल्स को काउंट करने का काम करता है। काउंट रेट मतलब एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। या फिर आपसे कहे कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स डीके/सेकंड, डीके/सेकंड, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है, आर। देख लो आप, नंबर ऑफ अल्फा या बीटा पार्टिकल्स डीके/सेकंड, मतलब क्या निकालना है, आर। ये सब चीज जो आपके लिखी हुई है, क्या कहना चाहती हो, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट इसको नोट करें। क्वेश्चन लिखना है क्या, लास्ट में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करिए। अच्छा ऐसा बताइए, एक्टिविटी के बाद एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपसे कहा गया है दो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो नेचर से बिल्कुल ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुके हैं, टेंस टू जीरो। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बता सकते हो कोई। टेस्ट सिलेबस बेटा जहां तक पढ़ाया जाएगा ना, वहां तक तो आएगा कम से कम, ठीक है। ई की बेटा वहां टी बराबर 0 पुट किया था ना, ई की पावर माइनस लेमडा टी था ना, तो टी बराबर 0, ई की पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 होता है 1, इसलिए हट गया वहां से ना। हाँ, ऐसे दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो नेचर से डिसअपियर हो चुके हैं, पर कोई बता सकता है कौन से। तो ध्यान रखना, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास है, एक तो ट्राइटियम और एक है प्लूटोनियम। कौन कौन से हैं, ट्राइटियम और प्लूटोनियम। आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ट्राइटियम एंड प्लूटोनियम बोथ आर डिसअपियर फ्रॉम यूनिवर्स बिकॉज देयर हाफ लाइफ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ यूनिवर्स। पर इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया जा सकता है, नेचुरल तरीके से दोनों खत्म हो चुके हैं। ध्यान रखना ट्राइट, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ यूनिवर्स की लाइफ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल थी। यूनिवर्स की लाइफ अप्रोक्स 15 बिलियन ईयर्स, और उसके कंपैरिजन में इनकी हाफ लाइफ बहुत नेग्लिजिबल थी, अप्रोक्स खत्म हो चुके हैं, टेंस टू जीरो हो चुके हैं। पर इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है, नेचुरली खत्म हो चुके हैं। तो लिख लेना कहीं भी लास्ट में कि ट्राइटियम एंड प्लूटोनियम आर डिसअपियर फ्रॉम यूनिवर्स।
डीके पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक ही बात है। स्पीड से नोट करिए बच्चों फटाफट। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, ट्रिटियम है ना। अच्छा, ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम, इनमें डिफरेंस पता नहीं है क्या आपको? क्या पता है, बताओ, ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम में क्या डिफरेंस है? ड्यूट्रॉन तो होता है उसका एटम, और ड्यूटेरियम होता है उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हटा दो ना। तो ऐसा ही यहाँ ट्रिटियम है, ठीक है, ट्रिटियम और प्लूटोनियम। जो फटाफट नोट करिए स्पीड से। कुछ भी नहीं पढ़ा आज अपन ने। डाउट डिस्कस करेंगे, 10 मिनट मॉड्यूल निकालिए। 15 मिनट 20 मिनट तो वैसे ही खराब हो गए स्टार्टिंग में। अब मत खराब करना, आप टाइम फटाफट नोट करिए, इसको कंप्लीट करिए। अपना फोटो इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज फर्स्ट हो गया था ना डिस्कस। सेकंड एक्स और मैटर वेव फर्स्ट का नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक सेकंड एक्सरसाइज हो गया, सेकंड हो गया था कंप्लीट। चलिए थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। इसके क्वेश्चंस होंगे और ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन। ट्रिटियम एंड प्लूटोनियम बोथ आर डिसअपियर फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट की मैटर वेव बचा हुआ है ना, तो एक काम करो, पहले फर्स्ट की मैटर वेव कंप्लीट करते हैं। मैटर वेव्स, ताकि फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, फोटो और मैटर दोनों हो जाएगा। जिसके भी डाउट्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछिए अपने डाउट्स। 33, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको डाउट हो एक्सरसाइज फर्स्ट में मैटर वेव्स में तो पूछिए। 33 और बोलिए। एक्सरसाइज फर्स्ट में मैटर वेव में 42, 56, 56 आ गया, ठीक है। 35, हाँ। 57, और एक्सरसाइज फर्स्ट में अगर कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट। 50, 48, मैटर वेव्स में अगर कोई डाउट है एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी अपनी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए। लाइक मॉड्यूल दे दो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं बच्चों, देखिए। 33 किसने पूछा? देखो, हो गया बच्चों कंप्लीट। देखिए,
उसने कहा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमारे पास मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है 20 और यहाँ का 40। आपसे कहा है बी पॉइंट पर डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बतानी है। आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल होती है 12.27 अपॉन रूट वी। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 20। तो एक कांस्टेंट उससे चलेगा आपके हर जगह, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम रहेगी, मतलब बी पे पूछे यहाँ पर आपके पूछे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फोर्स लगता है ना कि पोटेंशियल के कारण। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। ये एंगस्ट्रॉम में आपके पास आ जाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 42। 42 किसने पूछा था? बेटा देखो, अगर हम नॉर्मल स्पीड से मूव करें तो हमारे मास में वेरिएशन नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा क्या? कभी मास नहीं होगा। पर अगर मान लीजिए ये पेन हमारे पास है, इसको मैं स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दूं तो क्या इसका मास चेंज होगा? नहीं होगा। जो इसका रेस्ट मास है और मूविंग मास है, तो मूविंग मास रेस्ट मास के साथ कैसे चेंज होता है? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसे ही चेंज होता है। ध्यान रखना, ये रिलेटिविटी से आता है कि जो रेस्ट मास है वो मूविंग मास के साथ चेंज होता है। कब? जब लगभग उसने ब्रैकेट में लिख रहा है v इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू c से मूव करें तो मास ऐसे चेंज होगा। जो इसका रेस्ट मास है मूविंग मास के साथ ऐसे वेरी करता है। और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर देखोगे h अपॉन एम बी, तो यहाँ पर m की जगह रख देना, लैम्डा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। बातें मत करो बच्चों। किसने पूछा 56? बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन इज अबाउट इतने टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता है हर पार्टिकल किसी से हेवी या लाइट होता है। ठीक है, उसने कहा अगर इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें, ठीक है, कितने वोल्ट से? 1 वोल्ट, तो उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा था पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब के बराबर क्यू इंटू वी। चार्ज किसके बराबर? ई इंटू वी। वी कितना रखूं? 1 किलो वोल्ट। पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन आपके पास कहता है एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। और कहां तक रिड्यूस कर रहा है? 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मतलब 1/2। तो कह रहा है एनर्जी K1 में, इसकी मान लो K2। तो कह रहा है द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, K1 में कितनी एनर्जी ऐड करें कि उसकी वेवलेंथ यहां से यहां रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो आप बताइए लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन h बाय अंडर रूट 2m k, ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट k। तो बताइए यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों k इज प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर कर दो, k इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से k2 बाय k1 कितना? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का होल स्क्वायर। लैम्डा 1 1 है, ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? k2 बराबर 4k1। तो बताइए पहले काइनेटिक एनर्जी K1 थी, अब होगी K1 प्लस 3k1, कितनी होगी? 4k1। तो बताओ K1 में कितनी ऐड करी है? 3k1, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। 4k1 माइनस k1, 3k1 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 बताइए किसने पूछा था? 57 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 है इलेक्ट्रॉन और फोटोन प्रोपोगेट्स विद सेम वेवलेंथ। बच्चों शांत हो जाइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उसने कहा इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम। आप मुझे बताइए वेवलेंथ सेम है तो क्या सेम हो सकता है मोमेंटम? क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है? h बाय पी। हो सकता है, कैन हैव। उसने कहा है अगर वेवलेंथ इट इंप्लाइज दैट दे कैन हैव, तो मोमेंटम सेम हो सकता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। एनर्जी की बात करें, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, और आपको बता रखा है काइनेटिक। तो अगर फोटोन वर्ड आए तो काइनेटिक कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी से h अपॉन लैम्डा ई वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन फोटोन की एस सी बाय लैम्डा। दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम। ये कैंसिल करोगे तो फाइनली आ जाएगी वीई बाय 2c। कराया था ना क्लास में क्वेश्चन। तो आप बताइए
ये लेस देन 1, तो ये भी लेस देन 1, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी तो वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी, ठीक है ना। और एंगुलरली फोटोन कभी मूव नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं हो सकता, तो मोमेंटम सेम आपके पास हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का 48 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है 48 में? चलिए, तो एक्सरसाइज फर्स्ट मैटर वेव की और फोटो की कंप्लीट होगी।